सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। यार सुबह सुबह एक इंसान क्या चाहता है, बस उसको उसकी फेवरेट मांगा पढ़ने को मिल जाए। और मेरे साथ यही हुआ। मैं उठता हूँ और मुझे कुछ चाहने वाले लोगों ने व्हाट्सएप पर चैप्टर नंबर 89 भेजा और मैं सच बता रहा हूँ, पढ़ के मुझे मजा आ गया। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्शन है, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक सीन है, ऐसा कुछ खास नहीं है। बट द मेन थिंग इज कि हमें पता चला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चल क्या रहा है, गाप के किडनैप होने के बाद क्या हुआ, लोगों का रिएक्शन कैसा था, एंड नॉट टू मेंशन इस समय लूफी का ग्रुप क्या बवाल करने वाला है। उसके अलावा जो लुशिया किंगडम के बारे में पता चला ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग था। एंड इसी वजह से ये चैप्टर पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। खैर, अगर आप लोग को भी जानना कि अगर एनईएस लॉबी का राज क्या है, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, गियर 5 का वेट करते हुए अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर तुम में से कोई भी हैदराबाद में रहता है, नियर जुबली हिल्स, वहीं पे मेरा ऑफिस है, तो क्या तुम में से कोई भी मेरी हेल्प कर सकता है कोई ऐसा फ्लैट वगैरह खोजने में जहाँ पे मैं रह सकूं। मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मेरे को एक सिंगल रूम चाहिए जहाँ पे मैं आराम से अपना रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाऊँ। 1 BHK मिल जाए भाई रिजनेबल रेंट पे, सच में मजा आ जाएगा यार। तो अगर तुम में से किसी को भी कुछ भी पता हो, इवन थोड़ा दूर भी हो तो चलेगा, ठीक है, बट बस ऐसा हो कि आसपास मेट्रो वगैरह हो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊँ ऑफिस, आधे घंटे में वापस भी आ जाऊँ, तो मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। वरना फिर वही वीडियोस के लेट होगा, किसी तरह चैनल को वापस मेरे ट्रैक पे लेके आया मेरी माँ चुट जाएगी। प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दो, एंड दैट इज ऑल आई वांट टू आस्क फॉर राइट नाउ। सो या नाउ लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें, तो ये चैप्टर थोड़ा सा गेट टुगेदर वाला हिसाब हो रहा है यहाँ पे। यानी कि पूरे चैप्टर में बस हमें यही देखने को मिल रहा है कि एक्चुअली में सीन चल क्या रहा है। पिछले कई सारे चैप्टर से हमने एगेड आर्क नहीं देखा है, और उस बीच में जो कुछ भी हुआ आखिर उसका पूरा इम्पैक्ट क्या पड़ा है पूरी दुनिया पे, और बाकी के सभी लोग यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और जितने भी कार्प के जानने वाले लोग हैं वो लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब हमें देखने को इस चैप्टर में मिलता है। इस चैप्टर में ज्यादातर बातें ओडा सेंसे की अनाउंसमेंट्स और उनके स्टेटमेंट्स के तौर पर होती हैं, और मोस्टली हमें लोगों के थोड़े बहुत डायलॉग देखने को मिलते हैं। और सीन्स भी आप देखोगे तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स में। मतलब हर एक कैरेक्टर का थोड़ा थोड़ा तुम्हें देखने को मिलेगा कि आखिर हर कोई गार्प और लूफी को लेके कैसा फील कर रहा है इस समय करंटली। एंड टॉकिंग अबाउट द लुशिया किंगडम, तो भाई जो उसके साथ हुआ ना, वो मैंने उम्मीद भी नहीं किया था। मतलब मैंने सोचा था कि हो सकता है पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वहां पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट बेसिकली वो आइलैंड ही धरती पर से गायब हो गया है। और इसी वजह से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 मिस्ट्रीज खुल के निकलती हैं, जिसमें सबसे पहला तो तुम्हारा एनईएस लॉबी है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, और दूसरा हमारा गॉड वैली है, क्योंकि गॉड वैली के बारे में यही बोला गया है कि उसको मैप से गायब कर दिया गया है। एंड तीसरा है हमारा एंशिएंट किंगडम। जी हाँ, उसके बारे में भी किसी को दुनिया में कुछ भी नहीं पता, उसका कोई भी नामो निशान नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये सब कुछ इसी एक इंसिडेंट पे बहुत ज्यादा निर्धारित है कि आखिर इन सभी आइलैंड्स के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। बट लेट मी मेंशन यू वन थिंग कि ये सब कुछ वेगापंक के वेपन की वजह से हुआ था, और वेगापंक का वेपन हर समय अवेलेबल नहीं था। सो इसीलिए चीजें बहुत क्वेश्चनेबल है कि इन सारे आइलैंड के साथ अलग अलग टाइम पर क्या हुआ। इसके बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वैसे अगर हमारे अपने चैप्टर पे, तो चैप्टर के कवर पेज में हम देख सकते हैं कि ये रही नामी, और नामी इस समय बैठ के मैप्स वगैरह ड्रॉ कर रही है। और जैसा कि एनिमे एक्चुअली में भूल चुका है कि नामी करना क्या चाहती थी, तो नामी भाई थोड़ा बहुत चैप्टर कवर पेज से देखने को मिल रहा है कि हाँ ठीक है भाई, नामी को मैप ड्रॉ करना था, एंड काफी टाइम बाद वो हमें मैप ड्रॉ करते हुए दिख रही है। रिमेम्बर उसने लास्ट टाइम ऐसा कब मैंने देखा था, वानो को भी आए हुए यार 200 चैप्टर से के आसपास हो रखा है अभी, तो ठीक से नामी का सीन हमने उतना देखा नहीं, आई थिंक आफ्टर पंख हजार्ड। तो ये काफी सही लगा देख के। वैसे अगर आप पीछे ध्यान से उस विंडो पे देखोगे तो देख के ऐसा लग रहा है कि एक आदमी वहां पर लटक रहा है, तो इसको मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ, पर देख के मुझे लग रहा है कि ये सांजी ही है। और ये जो गाय दूध लेके आई है, इसके हाथ में एक लेटर भी है जिसमें जापानीज में कुछ लिखा हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट चैप्टर का टाइटल, तो इस चैप्टर का टाइटल है द सीज बैरिकेडिंग इंसिडेंट एज कम्पेयर टू द स्पॉयलर्स, जहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे गार्प और लूफी के साथ जो इंसिडेंट हो रहा है उसको मिला के टाइटल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा का पूरा उसी चीज से रिलेटेड है जो कि लूफी के साथ अभी होने वाला है। सीज का मतलब तो आप जानते हो, कैसे पुलिस वाले एरिया को या फिर आपकी गाड़ी वगैरह को सीज कर लेते हैं। और बैरिकेडिंग का मतलब कि ये लोग एक्चुअली में बहुत बुरी तरह से पूरे के पूरे एगेड आइलैंड को घेरने वाले हैं, इतनी बुरी तरह से कि इमेजिन भी करना कि कैसे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वहां से निकलेंगे, ये भी बहुत मुश्किल है। बट चैप्टर के एंड में कुछ ऐसा ये लोग कर देते हैं ना, जो कि सच में मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये चीज भी हो सकती है। सो चैप्टर स्टार्ट होता है ईस्ट ब्लू फूशा विलेज से, बेसिकली वही वाला विलेज जहाँ पे लूफी रहा करता था। और पूरा का पूरा जो न्यूज है, जो कि गार्प के टाइम का था, जो पता चल रहा था कि अगले चैप्टर में सारा न्यूज फैलने वाला, वही हो रहा है। ऑब्वियसली गार्प जो है वो वन पीस के एक IAS ऑफिसर के रोल पर है, तो उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है उसके गाँव में। तो सभी लोग परेशान है कि वो अचानक से गायब हो गया पायरेट आइलैंड
पर। लेट मी टेल यू, भले ही तुम्हें लगता है कि पायरेट आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है और उसके बारे में किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली में अगर ग्रैंड लाइन को छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी जो 4 वहाँ पे सीज हैं उन सभी में लोगों की गांड फटती है पायरेट आइलैंड से, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स और सबसे रूथलेस और खतरनाक लोग वहीं पे जाके हैंग आउट करते हैं। यहाँ पे वूप स्लैप जो कि बेसिकली मेयर है उस विलेज का, आपको याद होगा वो बूढ़ा सा आदमी, तो बोलता है गार्ब कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, उसने बहुत बड़े बड़े कांड किए और इतने जल्दी तो वो नहीं मरने वाला। यहाँ पर हमें माकिमा भी देखने को मिलती है, उसका छोटा सा बच्चा भी, जो कि एक्चुअली में अब लूफी के बारे में धीरे धीरे जानने लगा है और वो बहुत ज्यादा मतलब पसंद करता है लूफी को। रेड आर्मी हमें वापस से देखने को मिलती है और वो फिर से रो रही है क्योंकि गार्ब और लूफी दोनों मिलकर कोई ना कोई बहुत बड़ा कांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा परेशान होती रहती है। इसके बाद जैसा कि मैंने बोला था 4 अलग अलग सीज, तो हर एक सी का तुम्हें हिसाब देखने को मिलेगा कि ईस्ट ब्लू में एक बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक आ गया है और लोगों के बीच में बिल्कुल हड़कंप मच गया है। बात करें साउथ ब्लू की तो इनकी तो बहुत बुरी तरह से गांड फटी हुई, क्योंकि यहाँ पर सुनामी आ रही है और सभी लोग ऊंची तरफ भाग रहे हैं। वेस्ट ब्लू को देखा जाए तो देख के काफी ज्यादा एंशिएंट जापानीज वाला थीम तुमको वहां पर दिख रहा है, जो कि मैंने भी पहली बार देखा वेस्ट ब्लू को। आई थिंक यहाँ पर लोग भी ट्रेडिशनल जापानीज अटायर में है। पहले मुझे लग रहा था ये सब कुछ बस वाहनों में ही होता है, बट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और इस जगह पे तो पूरा का पूरा ब्रिज ही ढहने वाला है। और नॉर्थ ब्लू में भी लोगों की गांड फटी हुई है और ये चीजें सिर्फ इन्हीं 4 सीज तक नहीं रह गई हैं। ग्रैंड लाइन के शुरू से लेकर अंत तक भी इस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ पर हमें लाबून देखने को मिलता है, उसके बाद वाटर 7, फिर उसके बाद हम लॉकडाउन को भी देख सकते हैं। इवन वानो में भी मोमोनोसुके परेशान है इसको देख के, नॉट टू मेंशन एनियस लॉबी के प्रिजनर्स भी, एंड इवन ये हड़कंप हम मरी जॉयज में देख सकते हैं। लेकिन आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है कि इतने सारे लोग और इतने सारे आइलैंड्स अचानक से परेशान हो गए हैं। हमें बड़े बड़े बॉक्सेस में ओडा सेंसे के द्वारा अनाउंसमेंट देखने को मिलती है कि इस दिन जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से दुनिया भर में इतना ज्यादा डैमेज हुआ है जो कि कभी आज तक हुआ ही नहीं था। ये अर्थक्वेक कहां से निकला ये पता नहीं। और वैसे भी आज की इस दुनिया में जहाँ की ज्योग्राफी बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ पर हमें किसी चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जिस दिन लुलुशिया किंगडम खत्म हुआ और उसके 6 दिन बाद जो इतना बड़ा सा अर्थक्वेक आया है, उसकी वजह से पूरे दुनिया का सी लेवल 1 मीटर बढ़ चुका है। और तुम लोग सोच रहे हो क्या कि लुलुशिया किंगडम के साथ क्या हुआ? तो भाई लुलुशिया किंगडम के पास भी एक नेवी शिप पहुंच चुकी है और ये शिप यहाँ पर रिपोर्ट दे रही है कि यहाँ पर एक कण भी नहीं उन्हें दिख रहा है उस आइलैंड का जो कि वहाँ पे हुआ करता था। उस जगह पे इतना बड़ा होल हो चुका है कि वहाँ पर पानी वाटरफॉल की तरह नीचे गिर रहा है और इस बात की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है कि वो होल कभी भरेगा। समुद्र के बीचों बीच इतना बड़ा सा एक वाटरफॉल क्रिएट हो गया और ये इमेजिन करना ही मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये चीज देख के तुम लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए होगे। इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिख रहा होगा, बट आप सही चैनल पे हो, आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट एनियस लॉबी। देखो इसमें पूरे के पूरे इंटरनेट पे हर कोई यही बोलेगा कि एनियस लॉबी के साथ यही सेम चीज हुई थी और मैं भी इससे बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल सेम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एनियस लॉबी के साथ ऐसा नहीं हुआ था, पर मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने मदर फ्लेम का यूज किया है। तुम लोग को पता है मदर फ्लेम क्या है? बेसिकली वो वेपन जिसकी हेल्प से इमुसामा ने लुलुशिया किंगडम को डिस्ट्रॉय किया था। इट वाज स्टिल एन एक्सपेरिमेंटल थिंग। इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने लुलुशिया किंगडम के ऊपर किया। द थिंग इज कि इसको वेगापंग ने अभी डेवलप किया है। तो आखिर इसको एनियस लॉबी पे कैसे यूज किया गया था? खैर अगर हम मान लेते हैं कि एनियस लॉबी वाला एरिया जो है यहाँ पे एंशिएंट किंगडम हुआ करता था और इसको बहुत पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो उस समय ये चीज इमेजिन करना थोड़ा सा आसान है क्योंकि वेगापंग को देखा जाए तो उसने भी अपनी सारी की सारी साइंटिफिक नॉलेज जो है वो उसने वॉइड हिस्ट्री से ली हुई है और उसने खुद भी ये बात बोली है कि एंशिएंट किंगडम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुआ करता था। लेकिन अगर मैं गॉड वैली की बात करूं तो गॉड वैली को भी यही बोला जाता है कि उसको मैप से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अगर खत्म करना इसी के इक्विवेलेंट है तो मतलब गॉड वैली के ऊपर भी इस वेपन का यूज किया गया था। और यहीं से मेरा सवाल ये आता है कि वेगापंग ने प्रेजेंट में इसकी डिस्कवरी की तो फिर आखिर 30-35 साल पहले इस चीज को कैसे यूज किया गया गॉड वैली के ऊपर? बट जो कुछ भी हो, एनियस लॉबी और लुलुशिया किंगडम के साथ सेम चीज हुई है, ये चीज तो अब कंफर्म कर दी गई है ओडा सेंसे के द्वारा। और आखिर एनियस लॉबी की जगह पर ऐसा क्या था कि उसको इतनी बुरी तरह से खत्म किया गया और ठीक वहीं पर एक ऐसी जगह बना दी गई है जहां पे वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिफाई करने वाले लोगों को जज किया जाएगा। और इसी क्वेश्चन की वजह से मेरा दिमाग ये चीज नहीं रोक पा रहा है मुझे सोचने से कि यहीं पर एंशिएंट किंगडम हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा किस तरह से ये लोग अपने दुश्मनों को नीचा दिखा सकते हैं? जस्ट वहां पर वही चीज बना दो जिससे हमारे खिलाफ जो है उसको वहीं पर पनिश कर सके। दैट इज द बेस्ट वे टू टेक अ लॉन्ग टर्म रिवेंज आई थिंक। तो यहाँ पर यही हो रहा है और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और रीजन आ रहा है इसको लेके तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। अब इससे पहले तुम लोग कमेंट्स में कुछ बताओ, मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि आखिर 1 मीटर नीचे सी कैसे धंस गया है। देखो अगर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं तो अपने भारत को याद कर लो, क्योंकि जो अपना इंडियन ओशन है यहाँ पर भी एक ऐसा होल एग्जिस्ट करता है।
जी हाँ, लेकिन ये होल इतने बड़े एरिया में है कि जब तक इसका सैटेलाइट इमेज नहीं देखोगे ये कभी पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर सिर्फ 1 मीटर नहीं धंसा हुआ है, यहाँ पर 106 मीटर यानी कि जितने आई थिंक 106 सेंटीमीटर सोनाडे के दुद्दू का साइज है, तो 106 मीटर खैर धंसा हुआ है और वो काफी बड़ा एरिया है, ठीक है, काफी बड़े हाइट पे नीचे धंसा हुआ है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि वहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का वो कम है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का कम है तो वहां पर पानी ऊपर होना चाहिए, राइट? तो भाई देखो ऐसा नहीं है, ऐसा इसका उल्टा होता धरती पे। अगर वहां पे ग्रेविटेशनल पुल कम है, बेसिकली वहां पर पानी खींच ही नहीं रहा है और उस जगह पे इसीलिए एक छोटा सा ग्रेविटी होल बन गया है। और आई थिंक ओडा सेंसे ने यहीं से ये कॉन्सेप्ट उठाया और ये बहुत ही सही लग रहा है कॉन्सेप्ट। और अगर इसी चीज को अप्लाई करें हम वन पीस के वर्ल्ड में, तो यानी कि जो वेपन ये लोग यूज कर रहे हैं ये बेसिकली अर्थ के ग्रेविटी तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर रख रहा है, विच डज मीन कि इन लोगों ने एंशिएंट किंगडम को जड़ से खत्म कर दिया है। और इसी तरह से ये पता चलता है कि ओडा सेंसे एक बहुत ही भयंकर और अच्छे राइटर है। खैर कमिंग बैक टू द मांगा, चीजें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। पूरी दुनिया में अब इतना ज्यादा बाढ़ आ गया है और सी लेवल इतने ज्यादा बढ़ गई है कि कई सारे आइलैंड्स डूब गए हैं। यहीं पर कम्बका किंगडम जहाँ पे इस समय ड्रैगन है, यहाँ पर ये जो क्यूयर्स थे यानी कि LGBTQ कम्युनिटी के जो क्यू वाले लोग थे वो लोग यहीं बीचे पर दौड़ा करते थे। याद है तुम लोग को, सांजी को वो लोग दौड़ा रहे थे। तो अब उनका वो वाला काम भी खत्म हो गया है। इसके बाद मांगा का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है जहाँ पर हम आते हैं एगहेड आइलैंड पे और यहाँ पर भी सब लोग नोटिस करते हैं कि पूरी दुनिया में वाटर लेवल बढ़ गया है। हम देखते हैं कि कई सारे नेवी के शिप्स इस समय एगहेड आइलैंड को अप्रोच कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि नेशनल क्लास की मिलिट्री फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, जिसके सामने इवन बस्टर कॉल भी मजाक लगता है। 20 बड़े बड़े बैटल शिप्स और 100 से भी ज्यादा शिप्स इस समय एगहेड आइलैंड को घेर रहे हैं। इसके साथ इन सभी शिप्स पे टोटल 30,000 मरीन सोल्जर्स हैं और इस फौज को लीड कर रहे हैं नेवी से 9 वाइस एडमिरल्स और एक अपना एडमिरल किजारू। और जैसा कि तुम लोग को पता है वेगापंक के आइलैंड के सी में काफी सारे सी मॉन्स्टर्स रहते हैं, वो भी आर्टिफिशियली मॉडिफाइड। तो ये सब इन्हीं सारे शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं जहाँ पर किजारू उनमें से एक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें सेंटोमारू उसको तुरंत कॉल करके बोलता है, देखो चाचा मैंने आपको बोला है कि हमारे सी बीस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करो। जिसपे किजारू बोलता है, यार सेंटोमारू मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे बहुत अजीब भी लग रहा है, लेकिन तुम एक चीज बताओ, तुम खुद को सरेंडर क्यों नहीं कर देते और यहाँ पर हमारे पास आ जाते? जिसपे सेंटोमारू बोलता है कि देखो चाचा अगर आपने वापस से ऐसा किया ना तो इधर से अब हम भी फायर करना शुरू कर देंगे। वेगापंक बुढ़ाऊ ने आपकी पावर्स को स्टडी करके पैसिफिस्टास के लिए लेजर्स बनाई थी और मुझे कभी भी नहीं लगा था कि चाचा आप ही वो होगे जो आके वेगापंक को मारोगे। और बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि जब किजारू बहुत ज्यादा यंग था तो वो सेंटोमारू और वेगापंक के साथ उसी लैब में बैठा करता था। देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनका रिलेशन बहुत ज्यादा गहरा था यार। और अब मैं पक्का बोर्सलिनो की हिस्ट्री भी जानना चाहूंगा। तो किजारू उसको बोलता है, देखो यार सेंटोमारू, अगर तुम वर्ल्ड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च करोगे तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता और मैं इस दुनिया में सिर्फ नेवी का नौकर हूँ। देखो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँ और तुम मेरे ऊपर, इस लड़ाई से हम दोनों में से किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा। जितना ज्यादा हम डिस्ट्रॉय करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वैसे भी देख के ऐसा लग रहा है कि रॉब लूची और उसकी पूरी की पूरी टोली अपना काम नहीं खत्म कर पाई। इसमें सेंटोमारू बोलता है, हाँ नहीं कर पाई क्योंकि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स यहीं पर हैं। फिर उसके बाद हमें किजारू के शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं 5 एल्डर्स में से एक सैटर्न जे ग्रेसिया को। यहाँ पर ग्रेसिया बोल रहा है कि किसी भी हालत में स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। इस समय स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ने वेगापंक को अपना हॉस्टेज बना के रखा है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर एक सीज बैरिकेड लगाना पड़ रहा है। और इसी कॉन्वर्सेशन से इस चैप्टर का टाइटल आता है। और सिर्फ इस चैप्टर का टाइटल नहीं, एक्चुअली में न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा हुआ है उसे भी मॉर्गन ने बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। सो बेसिकली जो कोई भी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वही सेम चीज अंदर वन पीस के वर्ल्ड में भी लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सैटर्न पूछता है कि आखिर करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो यहाँ पर एक वॉइस एडमिरल एक रिपोर्ट देता है कि इस समय हमारे पास CP0 से कोई भी अपडेट नहीं है और क्योंकि सेंटोमारू इस समय अभी भी गार्ड कर रहा है। और यहीं से हमें एक चीज पता चल जाती है कि ऊपर लैबोफेज में यानी कि एगहेड का जो एग वाला आर्क है वहीं पर वेगापंक के 7 क्लोन्स हैं इंक्लूडिंग द मेन बॉडी और 4 सेराफिम्स जो कि एक्चुअली में उन्हें बचा रहे हैं। यहाँ पर वेगापंक ने इस समय अलायंस बना लिया वन ऑफ द 4 एम्परर्स यानी कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के साथ, जिसमें इस समय 10 लोग हैं। और जिस एडवांस यूनिट को हमने भेजा था वेगापंक को निपटाने के लिए यानी कि 3 CP0 के मेंबर्स लूची, काकू और स्टूशी, वो लोग भी अब यहीं पर हैं। और CP0 के साथ जो हमने 100 सोल्जर्स भेजे थे उन्हें भी पैसिफिस्टास ने पकड़ लिया है और इस समय सेंटोमारू इन पैसिफिस्टास को अपने हिसाब से डील कर रहा है। वेगापंक ने इस समय लैब के बाहर जो बैरियर सेट कर रखा है वो इस समय 100% पर चल रहा है। इसी वजह से उसके अंदर जाना और वहां से बाहर निकलना इस समय इम्पॉसिबल है। पूरा का पूरा एक दिन बीत चुका है और हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। और यहीं से सीज बैरिकेड का मतलब भी निकल कर आता है। बैरिकेड तो इन्होंने लगाया है बट वो पूरे के पूरे एक दिन से लगा हुआ है और इसीलिए इसका नाम पड़ा सीज बैरिकेड, जिसकी खबर इस समय पूरी दुनिया में फैल गई है। यहाँ पर ग्रेशिया आगे पूछता कि आखिर वो
लोग कहाँ हैं जो लोग वेगापंक के लिए काम किया करते थे। तो वो वाइस एडमिरल उनको बताता है कि वो सभी लोग एक बोट पर बैठ के इस आइलैंड से कल ही बाहर निकल गए थे। इस समय उस शिप की लोकेशन पता की जा रही है। तो ग्रेशिया बोलता क्या पता उस शिप पर कोई ऐसा हो जिसको वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में कुछ पता हो, उस शिप को तुरंत ही डुबा दो। यहाँ पर वॉइस एडमिरल बोलता है कि सेंट सैटर्न एक और प्रॉब्लम है, द पायरेट बिग ईटर ज्वेलरी बॉनी, हमें ये भी पता चला है कि वो भी इसी आइलैंड पर है। जिसपे सैटर्न बोलता है कुमा की बेटी ना, हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, काम करो उसको वहीं पर छोड़ दो, वैसे भी वो छोटी बच्ची है। और यहीं से मेरे मन में ज्वेलरी के लिए कुछ सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर इस लड़की का ऐसा क्या यूज था जिसके बारे में सैटर्न यहाँ पर बात कर रहा है, और दूसरी बात ये आखिर छोटी बच्ची की तरह से क्यों रेफर हो रही है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर यही मुझे लग रहा है कि शायद ज्वेलरी बोनी के डेविल फ्रूट का यूज करके ये लोग किसी तरह से कुछ लोगों को यंग रखते थे। हो सकता हो ये खुद को भी या फिर पॉसिबली ईमो को भी, विच विल एक्सप्लेन कि आखिर वो इतने समय से जिंदा कैसे है। यहाँ पर काफी हद तक इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस दिन से बोनी ने ये डेविल फ्रूट खाया है इन सभी लोग की एज बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से हो सकता है गोरो से इस टाइम पर काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। और इसी वजह से हो सकता है इन लोगों ने बोनी को किडनैप करके अपने पास रख लिया हो, जिसकी वजह से ही कुमा सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स में और वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करने पे मजबूर हो गया था। इस बात को जान के इवन इवानकोव भी बहुत ज्यादा शौक में था कि आखिर कैसे कुमा वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करने लग रहा है। और बात की जाए इसकी इस मदर चोद की, इसका क्या नाम है। और यहाँ पर वैसे भी सैटर्न मेंशन कर रहा है कि एक छोटी बच्ची है, विच इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग थिंग कि क्या बोनी अपना एज फेक दिखाती है। हो सकता है वो एक टीनेज बच्ची हो जो कि अपना एज बस बढ़ा के दिखाती है क्योंकि उसको एक पायरेट की तरह एक्ट करना है। कैन बी अ पॉसिबिलिटी। अभी ये सारी चीजें चली रही होती है कि तभी नेवी को नोटिस होता है कि ट्रांसमिशन वेव्स एगहेड से बाहर निकल रही हैं और एगहेड पर कोई बाहर की दुनिया से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और आप ये चीज जान के शॉक हो जाओगे कि ये कॉल सीधे सीधे मरी जॉयस पे लग रही है। ऑब्वियसली मरी जॉयस पे इस फोन को 5 एल्डर्स उठाते हैं और पता नहीं क्यों 5 एल्डर्स हमेशा एक ही तरह से दिखते हैं, क्या हमेशा ऐसे ही बैठे रहते क्या वो। खैर इनके पास फोन आता है इस समय वेगापंक यॉर्क से, और यॉर्क इनको बोल रही होती है कि ये तो बहुत बुरी बात है, आखिर मैं इनके साथ क्यों मरने वाली हूँ जब मैं ही वो लड़की हूँ जिसे तुम्हें बताया है कि वेगापंक तुम लोग को धोखा दे के वर्ल्ड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहा है। जिसपे वो 5 एल्डर्स बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम भी वेगापंक में से ही एक हो। जिसपे यॉर्क सीधे सीधे बोलती है देखो यार, अगर मेरा जरा भी इंटरेस्ट होता वर्ल्ड सेंचुरी में तो तुम लोग लास्ट होते जिनको मैं ये बात बताती। इसमें हमारे 5 एल्डर्स में से गांधी जी बोलते हैं कि हाँ यॉर्क तुमने बहुत सही काम किया है, लेकिन इस समय ये बताओ कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स क्या कर रहे हैं। जिसपे यॉर्क बोलती है कि पूरी रात मैं ही वो थी जिसने तुम्हें कांटेक्ट किया और सब कुछ बताया, क्या इसके पीछे कोई भी सिंपैथी नहीं है मेरे लिए। और ये बताओ कि आखिर इतनी बड़ी नेवी की फ्लीट पूरे आइलैंड को क्यों घेर रही है, क्या तुम लोग मेरे खिलाफ कोई वॉर छेड़ना चाहते हो। जिसमें से 5 एल्डर्स में से एक बंदा बोलता है कि यॉर्क देखो यार हमने अपनी सोच बदल ली है, वो मदर फ्लेम जिसका हमने यूज किया था तुम भी उस चीज को बना सकती हो ना। इस पे यॉर्क बोलती है अच्छा तुम लोग को बिजनेस करने आता है, तुम लोग को ये चीज चाहिए ना। जैसे 5 एल्डर्स बोलते हैं कि हाँ हमें ये चीज चाहिए, और इस चीज को इस समय वो लोग डिमांड कर रहे हैं जो कि पावर प्लांट पर काम करते हैं मरी जॉयस पर। इस पर यॉर्क बोलते हैं कि हाँ डील डन है, फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे और लेबोरेटरी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे एक सेलेस्टियल ड्रैगन बना दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए ये मदर फ्लेम दोबारा से बना दूंगी। जिसपे 5 एल्डर्स एग्री कर जाते हैं। इसके बाद यॉर्क चिल्ला कर बोलती है कि अब जब ये डील हो गई है तो प्लीज जल्दी करो और मुझे बचा लो, क्योंकि स्ट्रॉ हैट लूफी मुझे जान से मारने वाला है। और ये चीज सुन के 5 एल्डर्स, सैटर्न और इवन एडमिरल किजारू इन सब की गांड फट जाती है। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि पूरी स्ट्रॉ हैट की एगहेड वाली अलायंस यॉर्क को पकड़कर नीचे रखी हुई है। जोरे उसके ऊपर तलवार रखा हुआ है और उसोप इधर धीरे से डेंडेन मुशी से कॉल लगा रहा है। यहाँ पर लूफी को ऑब्वियसली ये सारा प्लान नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसको मोटा मोटा क्लियर है कि ये लोग इस समय यॉर्क को एज अ शील्ड यूज करेंगे और यहाँ से निकल कर जाएंगे। और अपने आइंस्टाइन चाचा यानी कि वेगापंक, उसको अब फाइनली समझ में आ गया कि आखिर हुआ क्या था। वो अपना बैग बांध कर रखा हुआ है यहाँ से निकलने के लिए। और लास्ट लाइन द प्लॉट इज डिस्ट्रॉयड एंड द क्रू रियूनाइट्स के साथ चैप्टर नंबर 1089 खत्म। तो ऑब्वियसली मांगा खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं। आप लोग को एक चीज पता चल चुकी है कि इस समय ये लोग यॉर्क को यूज करके यहाँ से भागने वाले हैं। बट यॉर्क का जो डील हुआ 5 एल्डर्स के साथ, उससे एक चीज समझ में आती है कि किसी भी हालत में एगहेड आइलैंड तबाह नहीं होने वाला, मतलब वेगापंक का ब्रेन सलामत रहेगा। और इसीलिए मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि अगर वेगापंक यहाँ से भागता तो क्या उसको अपना ओरिजिनल ब्रेन भी लेके जाना पड़ता, क्योंकि उसके बिना तो वो ऑब्वियसली मर जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर यॉर्क के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या इसको वर्ल्ड गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा भी या फिर नहीं। और एक बार अगर
अगर यॉर्क ने अपना फॉर्मूला दे दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट को, तो उसके आगे इसका क्या होगा? इसको सेलेस्टियल ड्रैगन बना के रखेंगे भी या नहीं? या फिर अगर इसको बना के रख भी दे तो इस समय उनकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। और एक शैंक्स का सो कॉल्ड बाप है उधर, उसके सामने जरा भी बकचोदी करोगे वो सेलेस्टियल ड्रैगन तक को खत्म कर देगा। तो ये पता नहीं किस उम्मीद पर वहां ऊपर जा रही है। इसके बाद एक बुरी खबर ये है कि अगले हफ्ते चैप्टर ब्रेक पर जाने वाला है और इस बार ओडा सेन से नहीं ब्रेक ले रहे हैं। ये एक्चुअली में शोनेन जंप का ही हॉलीडे ब्रेक है, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक रहेगा इस हफ्ते फिर से, और फिर से 2 हफ्ते का स्ट्रगल है। और जहां पर हम लोग उम्मीद कर रहे थे यार लूफी का गियर 5 हमें दोबारा से देखने को मिलने वाला है, तो भाई नहीं, तुम्हें एक साथ मांगा और एनिमे में गियर 5 नहीं देखने को मिलेगा। खैर एनिमे में आ रहा है, उसके लिए रेडी रहो एंड आई होप तुम्हें वीक टू पीक का एपिसोड नंबर 2 आज या कल सुबह तक देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हम ऑब्वियसली उसका एक और पार्ट लेके आएंगे एंड उसके बाद तुम्हें ये पूरा का पूरा गियर 5 देखने को मिल जाएगा। वैसे गियर 5 से याद आया, सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीक्स मांगा रिव्यू। आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और तुम्हें लूफी के पावर्स और उसकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी से कैचअप करना है तो वीक टू पीक का एपिसोड 1 देख सकते हो। इसके अलावा क्या तुम लोग को पता कि लाइव एक्शन का हिंदी ट्रेलर बहुत सेक्सी बना था, तो उसके ऊपर भी मैंने रिव्यू बना रखा, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।